किसान आंदोलन के सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान संगठनों से बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस साहब, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, पहला सवाल तो यही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा निकल गया है, किसान लगातार बैठे हैं, बातचीत सुनना नहीं चाह रहे हैं, बातचीत कोई करना नहीं चाह रहा है, फिर भी सरकार लगी हुई है कि बातचीत हो। आपको लगता है इस समस्या का समाधान कहीं पर है या किसान संगठन सुनना ही नहीं चाहते? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो किसान संगठन है उनके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी है कि जो बातचीत नहीं करना चाहते। मैं यह कतई नहीं मानता कि किसान बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये प्रयास करते रहते हैं कि बातचीत न हो और ये इसी तरह से आंदोलन चलता रहे, क्योंकि इन सारे कानूनों के बारे में सारी जानकारी सरकार ने दी। किसान संगठनों ने जो मांगे रखी, उन मांगों को भी केंद्र सरकार ने कहा कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। सब तरह की बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार होने के बाद और सब तरह की बातचीत के ऊपर केंद्र सरकार ने हामी भरने के बाद इस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुस गई है और ऐसे राजनीतिक तत्व या ऐसे कुछ तत्व वहां पर है जो ये चाहते हैं कि केवल अराजकता फैले और किसी भी हालत में यह आंदोलन खत्म न हो। मुझे लगता है उसके कारण ये स्टैंड ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। ये अल्ट्रा लेफ्ट के कारण आप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र में भी कई घटनाएं हुई जिसमें अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, दिल्ली में कुछ घटनाएं हुई, अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, लेकिन यहाँ तो जो पंजाब से किसान आया वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से जो चले आ रहे हैं किसान वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, आप भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, क्या चिंता सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में किसानों को है? आपको लगता है यहाँ कांग्रेस ही बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल, और ये कांग्रेस की इतनी दोगली नीति है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, अभी जो लैंड लीजिंग का कानून यहां पर तैयार किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2006 में ये कानून मंजूर कर दिया और 2006 से आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून चल रहा है और उसका फायदा भी किसान उठा रहे हैं। आप नासिक में जाकर देख सकते हैं, वैल्यू चेन्स तैयार हुई है, किसी किसान की खेती नहीं गई, किसी किसान को लूटा नहीं गया, किसी किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इस प्रकार का कानून 14 साल पहले लाती है तब वो सही होता है, और देश ने अगर वही कानून लाया तो वो कृषि विरोधी हो जाता है, कृषक विरोधी हो जाता है, एंटी फार्मर हो जाता है। इतना ही नहीं, तो आज भी महाराष्ट्र में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र था। कांग्रेस एनसीपी के जमाने में 28 लोगों को, कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट खरीद का लाइसेंस सबसे पहले महाराष्ट्र ने दिया। और इतना ही नहीं, तो प्राइवेट एपीएमसी, इसका भी सबसे पहला कानून महाराष्ट्र में बना। आज भी महाराष्ट्र में प्राइवेट एपीएमसी है, वहां पर डायरेक्ट बेचा जा सकता है, जहां पर सरकारी एपीएमसी भी चल रही है और प्राइवेट एपीएमसी भी चल रही है, डायरेक्ट खरीद भी यहां पर चल रही है। अब यही कानून अगर देश के संसद में बनते हैं तो इनको वो कृषि विरोधी लगते हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी वही कानून बनाती है तो बिल्कुल वो कृषकों को मदद करने वाले कानून है। ये दोगली नीति है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप ये कर नहीं पाए, विकास के सारे कामों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो अब जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कीजिए। इस प्रकार से कंफ्यूज करने का प्रयास, और बहुत ही गलत प्रयास, कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। देवेंद्र जी, इसमें आपने बोला कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको और भड़का रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा कि विज्ञान भवन में 3 दिनों तक लगातार बैठक हुई, किसान संगठन 3 मांग लेकर आए थे, फिर 17 मांग हो गई, अब कह रहे हैं कि फार्म बिल को रिपील कर दो। क्या ऐसा संभव है? नहीं, मुझे ऐसा संभव इसलिए नहीं लगता कि कोई देश के सारे किसान इस प्रकार की मांग नहीं कर रहे। आज महाराष्ट्र जैसा राज्य है, यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने ट्रैक्टर चलाए लेकिन कोई किसान मैदान में नहीं उतरा। इसका कारण यह है कि यहां के किसानों ने यहां पर ऑलरेडी ये सारे प्रावधान है और उन प्रावधानों का फायदा भी लिया है।
ऐसे ही हमको साउथ में भी कोई यहाँ पर बड़ा आंदोलन नहीं दिखता। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसमें कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। बिहार है, उसमें कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस या उससे एफिलिएटेड, वो लोग कहीं ना कहीं छोटा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर किसान मैदान में उतरा है ऐसा देश के मैक्सिमम राज्यों में हमको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और इसलिए किसानों को ये पता है कि ये जो कानून लाए हैं ये किसानों के हित में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों को एक चीज पता है, मोदी जी अगर कानून लाएंगे तो किसानों के हित में ही लाएंगे। मोदी जी कभी कॉरपोरेट्स के हित में कानून नहीं ला सकते, वो किसानों के हित में कानून ला सकते हैं। ये किसानों को पूरे तरीके से पता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर हो सकता है कि इस आंदोलन की शुरुआत ये किसानों ने की हो, लेकिन अब कुछ ऐसे तत्व भी है जो आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहते। क्या ये तत्व वही हैं जो शाहीन बाग के पीछे थे, जिनको अल्ट्रा लेफ्ट आप लोग कहते हैं? क्या ये वही तत्व? क्योंकि यहाँ कई ऐसे झंडे पोस्टर वहाँ नजर आ रहे हैं, कई ऐसे नारे के तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, ऐसे नारे लग रहे हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हैं। तो देवेंद्र जी, आपको लगता है एक बार फिर से कमान ये पूरे झगड़े की अल्ट्रा लेफ्ट के हाथ चली गई है, जिसके कारण किसान न इधर का रह पा रहा है न उधर का रह पा रहा है? देखिए, मैं तो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कह रहा हूं, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारियां नहीं है, पर मीडिया में जो चीजें देखने को मिलती है वो चीजें मात्र किसान आंदोलन में नहीं हो सकती। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, मैं ये कतई नहीं कहता कि वहां किसान नहीं, किसान जरूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार के भी तत्व वहां पर घुसे हैं जो बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट भी हो सकते हैं या अराजकता फैलाने वाले भी हो सकते हैं। मुझे बताइए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं भाई? उसका किसान आंदोलन से क्या संबंध है? जिस प्रकार के झंडे, जिस प्रकार के साहित्य वहां पर मिल रहे हैं, इसका किसान आंदोलन से क्या संबंध है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी राह से ये भटक रहा है और कहीं ना कहीं जो असली किसान है वहां पर उनको गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। पंजाब से जो किसान आए हैं, पहले भी बिल जब आया था, जब कानून बन रहा था देवेंद्र जी, तब सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये बड़े व्यापारियों के हित के खिलाफ है, जो छोटे किसान हैं उनका फायदा होगा। जहां छोटे किसान हैं, जिन राज्यों में गरीब किसान हैं, वहां कोई सुबुगाहट नहीं इस बिल को लेकर। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो पंजाब से किसान आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि गरीब किसानों को समझ में आ रहा है कि ये बिल उनके फायदे का है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसका कारण यह है कि आज हमारा जो गरीब किसान है उसके ऊपर यह कंपल्शन है कि जो व्यवस्था मंडी की सरकार ने तैयार की है उसी मंडी में वो अपना अनाज बेचे। मतलब एक किसान पर कितना अन्याय है कि वो दिन भर मेहनत करता है, अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से वो अपना अनाज पैदा करता है और उसको ये कहा जाता है कि भाई आप बाहर नहीं बेच सकते, आप दूसरे किसी को नहीं बेच सकते, हम जो कहेंगे वहां बेचना पड़ेगा, हम कहेंगे उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा। एक प्रकार से प्रताड़ना हमारे किसानों को सहन करनी पड़ती है, एक मोनोपोली तैयार हुई है और इसलिए किसानों को अपना मार्केट मिलना चाहिए। आज देखिए, कोई ये कह रहा है एपीएमसी बंद कीजिए, बिल्कुल नहीं। इस कानून में कहीं पर भी एपीएमसी बंद नहीं किए। हाँ, इस कानून ने मोनोपोली जरूर तोड़ी है उन लोगों की जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एपीएमसी को हाथ में लेकर वहां पर छोटे किसानों को एक प्रकार से प्रताड़ित किया है और अपने शर्तों पर किसानों का अनाज खरीदते हैं। और कई बार तो यह होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अलग हो तो अनाज खरीदते भी नहीं है, उनको वापस भेज दिया जाता है या फिर उनको ऐसी कीमतें मिलती है कि उनके गाढ़े पसीने की जो उपज है उस उपज को कहीं ना कहीं कीमत नहीं मिल पाती। तो इसलिए एक अल्टरनेट मार्केट किसानों को मिले, किसान अपने मर्जी का मालिक बने। अगर मंडी से ज्यादा पैसा कोई देता है तो किसान बेच पाए, इसलिए ये कानून बने हैं। ये छोटे किसानों को बिल्कुल फायदा देंगे। इसके साथ साथ कृषि में बड़ा निवेश होगा, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आज मुझे बताइए, अगर किसी ने कोल्ड स्टोरेज तैयार किया और कोल्ड स्टोरेज में एक आधे किसान ने अपनी उपज रखी, तब भी उसको मंडी सेस लगता है। अब वो नए कानून के तहत वो कोल्ड स्टोरेज भी मंडी बनेगी तो बिना मंडी सेस के हमारा किसान बेच पाएगा, तो उसको लगातार जो सेस देना पड़ते हैं वो नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे किसान को फायदा है। देवेंद्र जी, ये किसानों के हित की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली के तमाम सीमाओं पर बैठे किसान हैं, जिन्हें जो आंदोलन की राह पर उतरे हैं। कुछ किसान संगठन चाहते हैं सरकार से बात करें, कुछ कह रहे हैं हमें बात ही नहीं करनी जब तक किसान बिल रिपील नहीं होता। अब समाधान क्या है?
सरकार किनसे बात करे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत से ही हल निकलता है। सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है और बातचीत के माध्यम से सरकार ने, जब पहले कुछ दौर की बातचीत हुई तो जो जो प्रश्न किसानों के मन में थे, उनके प्रतिनिधियों के मन में थे, सरकार ने उसका जवाब भी दिया और उसके बावजूद उनको एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए था तो वो भी देने के लिए सरकार ने अपनी हामी भरी। लेकिन कोई अगर ये तय करके बैठा है कि आंदोलन चलाना ही है, उसको समाप्त नहीं करना, अगर कोई सोया है तो जगाया जा सकता है, पर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो जगाना बड़ा मुश्किल है। आज कई ऐसे लोग वहां घुस गए कि जब किसानों के प्रतिनिधि इस बात को तय करते हैं कि भाई सरकार की ओर से सकारात्मकता है, चलो बात करके इसको समाप्त करते हैं, तो वो लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, कहते हैं आप तो विश्वासघात कर रहे हो, आप तो गलत काम कर रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए, हमने तो आंदोलन शुरू रखना चाहिए, ऐसे तत्व वहां पर है। लेकिन देवेंद्र जी, कुछ संगठन तो रोज बात करना चाह रहे हैं, तो क्या किसान संगठनों के बीच जो फूट हो गई है, जो आंदोलन की राह पर है, उनमें फूट मच गई है, तो बातचीत नहीं होगी तो समाधान भी नहीं निकलेगा? हाँ, बिल्कुल, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। और जब सरकार हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है, ऐसे समय किसानों ने इस प्रकार की भूमिका क्यों लेना? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, देश में कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां अलग अलग रूप से तीनों बिल मौजूद, दो बिल, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है वो तो पहले से किसान मांग करते थे कि इसको रिपील किया जाना चाहिए, लेकिन बचे हुए जो 2 बिल है वो कम से कम 8 से 10 राज्यों में अलग अलग प्रकार से वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, माननीय शरद पवार जी, ये जिस समय कृषि मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय के टास्क फोर्स ने भी ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस प्रकार के बिल लाए जाए, और उसकी शुरुआत भी उस समय हुई है और कई राज्यों ने उसी समय उसको स्वीकारा है। और मुझे आश्चर्य लगता है, अब देखिए, कम्युनिस्ट लोग इसको समर्थन करते, केरल में तो है ही नहीं। आज अगर हम देखें महाराष्ट्र की परिस्थिति, तो महाराष्ट्र में तो बिल ऑलरेडी लागू है। तो इसलिए ये जो दोगलापन है, इसको समाप्त करके किसानों के हित में काम होना चाहिए। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल तो यही है कि किसान आंदोलन पर की राह पर किसान बैठे हैं, क्या सरकार थोड़ी सिंपैथेटिक है? क्या कुछ मांगों को लेकर सरकार अपने कदम थोड़े पीछे खींच सकती है? क्या संदेश है किसानों को? इस आखिरी सवाल में तो यही मैं आपसे पूछ सकता हूं। सरकार पूरे तरीके से सिंपैथेटिक है। देखिए, हम लोग किसानों के हित में काम करना चाहते हैं और किसानों के हित में काम करते समय ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको हम अपना ईगो बनाएंगे। ये सरकार ईगो पर चलने वाली सरकार नहीं है, लेकिन जो मांगे आएगी वो अगर किसानों के हित में होगी तो उसको स्वीकारा जाएगा, पर राजनीति से प्रेरित होगी तो बिल्कुल स्वीकारा नहीं जाएगा। राजनीति से प्रेरित लोग राजनीति करते रहे, हमने पिछले 5-6 वर्षों में देखा है, मोदी जी कभी भी राजनीति से आहत नहीं हुए, कभी भी राजनीति से विचलित नहीं हुए। हमारी सरकार राजनीति से विचलित नहीं होती। जो लोगों के हित में कदम है वो कदम हम लेते हैं। अगर हित की बात होगी तो हितों के सारे बातों पर सरकार निर्णय करेगी, भले ही उसमें 2 कदम आगे बढ़ना हो या 2 कदम पीछे जाना हो, सरकार तैयार होगी, लेकिन राजनीति की बात सरकार नहीं मान सकती। देवेंद्र जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।